चलें, पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि आपको बहुत-बहुत मैं तो मुबारकबाद दूँगा कि बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है ना, एनकैप्सुलेट किया जो-जो चीज़ें मैंने बताई थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उनका क्रक्स जो है ना आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो दूसरी बात ये कि ट्रांसलेशन की जिस हद तक तल्लक है, तो ये मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर वो लिखेंगे जो आज का पैराग्राफ है क्योंकि वो मेरे पास नोट्स पड़े हैं, अगर हाँ कोई जी, चाहेगा तो मैं उनके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है सर। ठीक हो गया? आवाज़ डबल क्यों आ रही है शकील भाई? खैरियत? पता नहीं यार, अच्छा, अब आप बोलते रहें, मैं अपना माइक म्यूट कर लेता हूँ। चलें ऐसे कर लें। हाँ जी, अब ठीक है, अब आवाज़ नहीं आ रही डबल। तो इसमें जो सबसे पहली बात, सबसे अहम है वो तो कफील भाई वाली बात ये है कि कभी भी नेवर ट्राई टू डू द लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल जब भी करने की कोशिश करेंगे किसी न किसी चीज़ पे स्टक हो जाएँगे आप लोग। तो इस मामले में जो एक्सप्रेशन होते हैं आपके, फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, ईडियम्स होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, दे कम इन वेरी हैंडी। उनके ज़रिए आप जो है ना, एक लाइन को या डेढ़ लाइन को बड़ी ईज़िली ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि कभी भी लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या कहूँ मैं कि प्रैक्टिस बड़ी अहम है। अगर मैं इधर बैठ के शॉर्टकट्स आपको बताता रहूँ, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रैक्टिस का एक फ़ायदा तो ये होगा कि ये क्वेश्चन तो स्टार्ट हो गई आपका प्रिपेयर होता ही रहेगा, बट अलॉन्ग विद दैट आपकी जो तैयारी है सेंटेंसेस की या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपकी जो राइटिंग फ्लेयर है, द कोहेरेंसी ऑफ योर राइटिंग, द फ्लो ऑफ योर राइटिंग, वो चीज़ें ऑटोमैटिकली एज़ अ बाई प्रोडक्ट जो है ना इसकी ये खुद ब खुद आपकी पॉलिश होती जाएँगी, सोफिस्टिकेटेड होती जाएँगी। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनदर एडेड बोनस इसके आपके जो करेक्ट इनकरेक्ट होते हैं, इसमें अक्सर चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी करेक्ट इनकरेक्ट में भी आपके काम आ जाती हैं। जब उर्दू में आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें अक्सर आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के जिनको पता है या जिन्होंने कुछ पढ़ा है, उसमें से लाज़मी 1 या 2 क्वेश्चन जो इनकरेक्ट वाले पार्ट में, करेक्शन वाले पार्ट में भी होते हैं, तो वो भी आपका तैयार हो जाता है। इसके अलावा थर्ड थिंग वुड बी कि आप कभी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उर्दू के लेके उन्हें ट्रांसलेट करना स्टार्ट ना कर दें। अपने आप को इतना महदूद ना करें। एक तो महदूद होने की बात है, एक नैरो आपके पास स्कोप होता है। उसके अलावा वो थोड़े मुश्किल उर्दू लिखी होती है, वो थोड़ी एडवांस लेवल की उर्दू भी होती है। तो उसको ट्रांसलेट करने में जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जब आप पहला अपना जो स्टेप है वो ही उस उधर से लेंगे तो उससे आपको डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा होगी और आपके मोरल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ से। ये हो गया। इसके अलावा फोर्थ थिंग वुड बी कि आप जर्नलिंग करें, अपने कोई भी जर्नल लिखना स्टार्ट करें किसी चीज़ पे। हर बंदे के पास अपनी कोई न कोई ओपिनियन होती है, न्यूज़ चैनल हर किसी के पास है, तो सोशल मीडिया है आपके पास। तो जो भी आपके चीज़ है ना, एनी एनी टॉपिक दैट एक्साइट्स यू, वो आपके पैशन को जो है ना वो इग्नाइट करता है या आपका दिल करता है कि यार इस पे मैं बात करूँगी, लेकिन उसको लिखने की कोशिश करें। बेशक शेयर किसी से ना करें, बेशक कॉपी पेंसिल पे ना लेके ना लिखें, कॉपी पे ना लिखें, आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे सिर्फ ओनली मी में प्राइवेसी में लिख लें। तो उससे एक ये होगा कि आप एक बाकायदा एक थॉट पैटर्न जो है ना, वो इस तरह तैयार होता जाएगा कि आप अपनी थॉट्स को बड़ी ईज़िली जॉट डाउन कर सकेंगे अपने पेपर के ऊपर। तो ये चीज़ बहुत हैंडी होती है उस वक़्त आपके ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में। एक ये हो गया। फिफ्थ टिप वुड बी कि आप फिगर ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करें। फिगर ऑफ स्पीच में कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं, इनमें कौन-कौन सी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं या कौन सी चीज़ें आप पे काम की हैं। मसलन इधर इडियम्स आपके काम आ सकती हैं, जो एक्सप्रेशंस होती हैं, एक्विलस हील हो गया, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस होगी, क्लैरियन कॉल होगी, मतलब ये चीज़ें जो हैं, ये आपके बहुत काम आएँगी, ये फिगर ऑफ स्पीच में आती हैं। इसके अलावा आपके पास हाइपरबोल आता है कि किसी चीज़ को एक्ज़ैजरेट करते हैं आप, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके बताते हैं। ये चीज़ आपको स्टार्ट करने में या उस चीज़ को ट्रांसलेट करने में, मतलब किसी अगर सोशल ईवल पे बात आ गई है, तो उसकी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक पर्सपेक्टिव देगी, एक क्या कहेंगे प्रिपेयर्ड ग्राउंड, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे देगी जिसकी वजह वजह से आप जो है ना आप
थॉट प्रोसेस और आपका क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी मदद से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको, अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन के साथ ही देखते हैं। बट द स्पिल ओवर इफेक्ट और द स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ गेटिंग बेटर एट योर ट्रांसलेशन इज कि आपके 2 या 3 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आर प्रिपेयर्ड विदाउट एनी एडेड एफर्ट। ये चीज़ें थी, ये मैंने कहा थोड़ी मैं क्लियर कर दूँ। अगर इन चीज़ों के नोट्स पे अगर चाहिए तो वो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा इफ एनीबॉडी वांट्स। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। वो तो मैं अभी देखा कपिल भाई ने तो सारी चीज़ें ही लिटरली कॉपी कर ली हैं। वेल डन कीपिंग अप विद मी, कीपिंग इट अप सर। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज की जो ट्रांसलेशन है। कपिल भाई तैयारी पकड़ें। आवाज दो तो नहीं आ रही सर? नहीं, अब तो नहीं आ रही। अब ठीक है जी। हाय उस वादा शिकन का पशेमा होना। जी, इसको आप करेंगे। अक्सर मैंने अभी नोट किया कि लोग कहते हैं कि इजी ट्रांसलेशन करते हैं। माइक ऑन है किसी की कपिल भाई। देखो हाँ जी, अब ठीक हो गया। जी। तो मैंने कहा आज थोड़ा एडवांस लेवल का टच भी दे दें ताकि बंदों को पता चले कि एडवांस लेवल में अगर करना हो तो वो किस तरह करेंगे। हाँ जी। सर सर कफील सर, आपका लैपटॉप का माइक तो नहीं ऑन? नहीं, 2 आवाज़ें आ रही हैं या आपको सर अभी? आप लैपटॉप हाँ जी सर। चले मैं ना इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप 1 मिनट इंतज़ार कीजिएगा बस। सर आपके लैपटॉप में से आवाज़ आ रही है, उस लैपटॉप की वॉल्यूम को बंद कर दें, मैं भी उस पे सर्च करूँ। अब ठीक लग रही है। अब सही है सर। चलें ठीक हो गया फिर आ रही है। नहीं, इकोइंग फिर भी है कपिल भाई। अच्छा। मेरी साइड पे इशू है या वैसे ही कोई इशू है? कपिल भाई मेरे साथ लीव करके। सर की साइड पे है सर के। जुनेद भाई चलें सही है, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। समटाइम इस तरह होता है कि कॉल आ जाती है जिसकी वजह से ना पूरा वो सिस्टम अजीबोगरीब सा बन जाता है। अब पता नहीं आवाज आहिस्ता आहिस्ता आ रही होगी आपको। हम्म। आवाज आहिस्ता तो नहीं आ रही मेरी? नहीं, आपके पास तो ठीक है, अभी तो ठीक है। बस चलें फिर सर शुरू करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जी। पहली लाइन है, हाय उस वादा शिकन का पशेमा पशेमा होना। होना। जी, इसको आप सिंगल कोटेशन में है क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो इसको आप लिखेंगे आह। ए एच जो है वो एक्सप्रेशन वाला, इमोशनल टोन्स वाला, कैपिटल से कपिल भाई। एक्सक्लेमेशन मार्क द कंट्रीशन, CONTRITION, contrition, yeah, of that reneger, RENEGER, सिंगल कॉमा। ये डायरेक्ट आपने ट्रांसलेट कर दिया उर्दू से इंग्लिश में एज इट इज। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। मैं जिस कदर उसके बारे में सोचता हूँ उस कदर पागल हो जाता हूँ। जी अब इधर आप यूज कर सकते हैं जो मैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस का आपको अक्सर बताता हूँ कि जो आपके पास पेयर्स में आपके पास कंजंक्शन है। फॉर एग्जांपल, आपके पास नॉट ओनली बट आल्सो है, हार्डली व्हेन है। इधर जो कंजंक्शन आप यूज कोरिलेटिव कर सकते हैं वो द मोर का कॉम्बिनेशन है। ठीक हो गया। जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले सेंटेंस के लिए फील भाई, हाँ जी हाँ ठीक जी है ना हाँ जी। जी। लिखें द मोर आई थिंक अबाउट हिम, हिम और हर में आपके पास चॉइस है, जो लिख रहा हो उसका अपोजिट आपने लिखना है प्रोनाउन। कॉमा, the more frenzied, FRENZIED,
I become, ठीक हो गया। जी ठीक। ये आपके पास था कोरिलेटिव कंजंक्शन से। नेक्स्ट लाइन आ गया आपके पास, ए काश कोई और दूसरा ना होता। अब इधर आप विश कर रहे हैं, लेकिन विश ये है जो है, ये है कंट्रारी टू द रियलिटी, कंट्रारी टू द नेचुरल लॉज। इसके लिए जो आप मोड यूज करते हैं उसको कहते हैं सब्जंक्टिव मोड, JUNCTIV, सब्जंक्टिव मोड। ये दो चीजों के लिए यूज होता है। एक तो आपके पास कोई विश है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की अगर कोई विश है आपके पास, तो वो अक्सर आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, ओनली इफ आई वर यंग। ठीक ठीक होगा एक इसके लिए। और दूसरा जो कंट्रारी टू द फैक्ट नेचुरल लॉज, आपके कोई भी सिनेरियो होता है जो जैसा कि इधर है कि काश कोई दूसरा ना होता, ये रियलिटी पे बेस नहीं है, ये एक फैंटेसी है। तो ये सब्जंक्टिव मोड दो जगह पे यूज होता है, तो इधर हम सब्जंक्टिव मोड यूज करेंगे। तो इसका होगा इफ ओनली देयर वर, THERE, there, nobody else। एक्सक्यूज मी सर। जी जी नारा। सर ये इसका ऐसे भी हो सकता है, आई विश फॉर नन एक्सेप्ट हिम। आई विश फॉर नन, नन तो नहीं कहेंगे, ठीक है नोबडी कर ले तो ठीक है। ये सेंटेंस भी सर आई विश नो वन वुड बी देयर। जी, ये भी ठीक है। ओके सर। चलें चलें ये आगे चले। नन क्यों नहीं कहेंगे? जी नन क्यों नहीं कहेंगे? नन, इधर आप पर्सन्स की बात कर रहे हैं ना, ये ह्यूमन टोन्स में आपके पास बात है, तो कनोटेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, उसकी वजह से। एक बॉडी समबॉडी है जिसको आप प्रेफर करेंगे। नन तो होता है कि आप जो गिवन ऑप्शन है उनमें से किसी चीज को भी आप एक्सेप्ट नहीं करते या पसंद नहीं करते, नन ऑफ दीज जैसे कहते हैं। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, उसकी वजह से। आगे चलें सर। आगे चलें जी। सिर्फ वो ही होता है जिसको मैं अपने पास बिठाकर अपने दिल का दर्द सुनाया करता। तो फिर भाई ये था जो आपने लगाया है ना, ये इधर नहीं आना था उर्दू में भी। जी ठीक हो गया। ये भी एक फैंटेसी है, ये आप कंजर ऑफ कर गए अपने माइंड में ही एक सिनेरियो को, उसके लिए आप ये कर रहे हैं। तो इसको आप लिखेंगे ही वुड बी द ओनली वन with whom I would share the twinges, TWINGES, of heart, of my heart कर लें या सिंपल हार्ट भी कर लें तो वो ठीक होगा। ट्विंजेस होता है पैंग्स ऑफ, या दर्द की वजह से कहते हैं टॉर्मेंट, टॉर्मेंटेशन, टॉर्मेंट होता है मेरे ख्याल में, टॉर्मेंट ऑफ माय हार्ट। ये मेरे ख्याल में सिर्फ वही होता है, इसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, इसको ओनली ही वर देयर या ही वाज देयर अगर वाज भी कर लें तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि पीछे आपने बता दिया सब्जेक्टिव मोड यूज करके दैट दिस इज अ काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल सिनेरियो। मैं जरूरत नहीं जानबूझ के नहीं बोल रहा, मुझे लगता है कि मेरी आवाज आपके लिए दोबारा फिर खराबा कर रही है, तो मैं इसलिए जानबूझ के नहीं बोल रहा। आप इसको कंटिन्यू करते रहे, मैं लिख रहा हूँ। ठीक हो, ठीक होगा तो फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कि मगर ये तो उस वक्त होता है जब हमारी इतनी अच्छी किस्मत होती। ऑल ऑफ दिस would be possible
had my, had my, HAD कपिल भाई, had my, ये कंडीशनल है ना। फॉर्चून या लक भी अगर कहना है तो वो भी ठीक है। बिन, BEEN, बिन। बेनेवलेंट, BENEVOLENT, बिन बेनेवलेंट। अब इधर जो बिन का यूज किया वो मैंने इसलिए किया कि ये पैसिव में है, इसका सब्जेक्ट जो है वो हमने आगे टू मी या कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया, तो उसकी वजह से बिन बेनेवलेंट हमने कहा है। Excuse me, sir. जी सर इसका ऐसे लिख सकते हैं, but it could be possible only if I had a good fortune. जी, ये भी ठीक है। Okay, sir. हाँ जी, आगे चलें जी। अगर इतनी अच्छी किस्मत होती ये दुनिया वाले हमारे तलवे चाट रहे होते। If my luck was any good, ये भी कंडीशनल सेंटेंस ही है, लेकिन स्टार्ट इफ से किया। then then these people would be licking, LICKING, at my feet with sheer, 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 obsequiousness, OBSEQUIOUSNESS। obsequiousness होता है कि अब बहुत ज्यादा अटेंटिव हो रहे हैं टू द लेवल दैट बॉर्डर्स ऑन द फ्लैटरी, या सिकोफेंसी आप इसे कहते हैं। सिकोफेंट इज अनदर वर्ड। ठीक हो गया। मगर वो चला गया। अब ये मगर जो है ना, इधर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये इफ वाला मगर नहीं है, तो ये अफसोस वाला मगर है, तो इसे हम कहेंगे अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क, ही लेफ्ट। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसे बुला लिया गया। इधर एक और स्ट्रक्चर है जो अक्सर करते हैं ऑथर्स यूज करते हैं, उसमें ने का है। ने स्ट्रक्चर, अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है लेकिन जो अगली स्टेटमेंट आप देने जा रहे हैं वो जो आपने पहले स्टेटमेंट लिखी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, उसके इफेक्ट को कम कर देगी, तो उसके लिए एक होता है ने का वर्ड, NAY, ने। ये पेरेंथेसिस में नहीं, कफिल भाई ये नेक्स्ट सेंटेंस की ट्रांसलेशन, ने कॉमा he was, oh sorry, it should be said, ये कहना चाहिए he was summoned। ठीक हो गया, ने का यूज भी आ गया इसी के अंदर। ये एक एक्सप्रेशन है, ये बहुत हैंडी होता है कि अगर आप कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं, या कोई चीज़ की कॉज इफेक्ट बता रहे हैं या रीजंस बता रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के ये इशू है, तो अगर कोई एक फैक्ट दिया है, आपने फैक्ट दिया, तो आपके जहन में दूसरा फैक्ट आया जो उसको सुपरसीड करना चाहिए था, तो आप उसको नलीफाई करने के लिए या उसकी प्रेसिडेंस को कम करने के लिए ने का वर्ड यूज करके आगे ये लिख सकते हैं। काफी हेल्पफुल स्ट्रक्चर है। अच्छा, आगे चलें जी। और जब अर्शी बुलावे आते हैं तो जाना पड़ता है। इसको लिखेंगे whenever there is an
एथरियल, ETHE, ई कफील भाई, ETH, ईथर से आगे EAL लगा देना, ईथर, EAL, एथरियल। इसे कहते हैं सेलेस्टियल, अर्शी बुलावे के लिए हम कहेंगे एथरियल कॉलिंग, कॉमा, वन हैज टू गो। हैज टू एक कंपल्शन के लिए एक इडियम है, हैज टू, हैव टू, ये होता है कि जब आपको जाना पड़ता है। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। फिर आपको वादा शिकन होना पड़ता है। देन यू हैव टू बी, चलिए हैव टू भी आपके साथ ही आ गया है इसके साथ। एन ओथ ब्रेकर, OATH, एक ही वर्ड का फील्ड भाई, इनको कहते हैं कंपाउंड। आपके पास ये वर्ड्स हैं, ये शेक्सपियर ने जो है ना इन्वेंट किए थे। फर्स्ट टाइम दे वर यूज्ड इन हिज नॉवेल एज यू लाइक इट, उसमें वो केयर क्रो का वर्ड यूज हुआ था, द क्रो दैट स्केयर्स, ये वहां से उस तरह का कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, स्लैश डालनी चाहिए। नहीं नहीं, वो भी नहीं डालनी, ये एक ही वर्ड है। ये डिनोट होते हैं, ये इससे क्या कहते हैं, कोई एक्शन जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम उसका वर्ड बना देते हैं या उसका नाउन बना देते हैं। ये इस चीज के लिए यूज होते हैं। जैसे कट थ्रॉट कंपटीशन का आपने वर्ड सुना होगा, वो भी ये सेम चीज है, कट थ्रॉट। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। मगर कोई इंसान मेरी मोहब्बत को कैसे ठुकरा सकता है? बट हाउ कुड अ पर्सन reprobate, ROBATE, कपिल भाई। रेप्रोबेट होता है टू रिजेक्ट कोल्ड हार्टेडली, किसी भी चीज को ठुकरा देना, उसको कहते हैं रेप्रोबेट। रिनाउंस भी कह सकते हैं, लेकिन वो उसकी टोन थोड़ी माइल्ड होती है, क्योंकि हमने जब ठुकरा का वर्ड यूज किया तो हम कॉन्टेक्स्ट को जो है वो प्रेसिडेंस देंगे इंस्टेड ऑफ द वर्ड। ठीक हो गया। माई लव, हाउ कुड अ पर्सन रेप्रोबेट माई लव, क्वेश्चन मार्क और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, दोनों चीजें। ये जब भी कोई क्वेश्चन आप करते हैं लेकिन उसकी टोन जो आपके पास इमोटिव सेंस हो, उसके लिए आप ये डबल जो है ना पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं। ठीक हो गया कपिल भाई, आगे चलते हैं। हरगिज नहीं, मगर उसकी मजबूरी होगी। नो वे, कॉमा, he must have been, अब मस्ट क्यों लगाया कि although there is an undertone of some kind of uncertainty, but we are pretty sure that he couldn't have done it on his own, लेकिन आप फिर भी एक कंपल्शन का सेंस दे रहे हैं, इसलिए हमने मस्ट का यूज किया है कि दोनों सेंस से, although those are contradictory things, लेकिन इस सेंटेंस में वो दोनों चीजें आपके पास एक मीनिंग कन्वे कर रही हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे मस्ट हैव बीन अंडर, अंडर duress, DURES, duress, DURES, duress। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इसलिए वो मोहब्बत के तमाम कवानीन तोड़कर चला गया। That's why he, डेट्स के बाद फिर भाई आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। That's why उसका मीनिंग होता है। सिमिलरली अगर आप इट्स लिखते हैं ना, इट्स को अगर आप सिंपली लिखते हैं बगैर अपॉस्ट्रोफी के ITS लिखेंगे, उसका मीनिंग है पोजेसिव का।
कि कोई भी चीज़ है, अगर आप वर्ड के लिए चेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इट्स लगाएँगे उसकी पोज़ीशन को शो करने के लिए, लेकिन जब आप इट के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाएँगे उसका मीनिंग होगा इट इज़। ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ये नहीं करनी। ठीक है भाई, जुनेद भाई यू हैव 1.5 मिनट। चलें ये सेंटेंस लिख लें। दैट्स व्हाई ही एवानेस्ट EVANESCED एवानेस्ट SCED D for dog evanescent incomplete contravention 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 is होता है to move in an opposite direction against all odds. Opposition contravention of love rule book. रूल बुक सिंगल वर्ड हो गया। बाकी फिर अगले सेशन में करें। 3 जो जी सेंटेंसेस रह गए। बिल्कुल जुनेद भाई, मैं ना एक और पैराग्राफ भेज रहा हूँ, तो वो पहले ये लोग ट्रांसलेट जी। करेंगे 15-20 मिनट लगा के, और 15 मिनट बाद हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। चलें फिर ये लाइनें भी उसी टाइम ही कर ये लें। हाँ, ये लाइन उसी वक्त हो जाएगी। मैं अभी आपको चलें तस्वीर ठीक भेज है। रहा हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ की। आप लोगों ने 15 मिनट लगा के वो पैराग्राफ ट्रांसलेट करना है, और 15 मिनट बाद हम